Hello everyone, this is the educator Amit. I'll be teaching social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये 10 सीबीएसई का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है और ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो देशभक्ति की जो भावना है, दैट इज जो नेशनलिज्म है, ये यूरोप से अलग अलग जगह पे स्प्रेड कैसे होता है। देशभक्ति की भावना लोगों में डेवलप कैसे होती है, लोगों को कब पता चलता है कि मेरा देश होना चाहिए, मेरा गांव होना चाहिए, मेरे लोग होने चाहिए। ये जो कंसेप्ट है ये दुनिया में सबसे पहली बार कहाँ देखा गया था, यूरोप में देखा गया था। उसके क्या क्या स्टेजेस थे, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ने वाले नेशनलिज्म इन यूरोप में। ठीक है, नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। जो नेशनलिज्म इन यूरोप ये जो टॉपिक है, ये आपके हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो नेशनलिज्म की जो भावना है वो सबसे पहले यूरोप में आती है और ये यूरोप से उसके बाद कहा जाती है, ये भावना इंडिया तक आती है। इसलिए आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है वो नेशनलिज्म इन इंडिया है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें जो लोग हैं वो मोनार्की को छोड़ के किसकी तरफ जाते हैं, डेमोक्रेसी की तरफ जाते हैं। डेमोक्रेसी मतलब एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, जो लीडर होता है इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अभी ये सारी जो डेमोक्रेसी के जो फीचर्स है, ये आज हम उसके बेनिफिट्स लेते हैं या हमारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये मोनार्की के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था। मोनार्की मतलब क्या होता है, राजा और उसकी प्रजा। मतलब एक राजा एग्जिस्ट करता था और राजा के हिसाब से राजा अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, लोगों से टैक्स वसूल करता था, वॉर्स पे जाता था। तो यूरोप में, हम यूरोप के ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं जहां पे यूरोप में हर जगह पे मोनार्की एग्जिस्ट करती थी। और मोनार्की से लोग इतने परेशान हो गए थे कि राजा जो है वो कभी भी टैक्सेस इंक्रीज कर देता था। जो टैक्सेस होते थे वो बस पीजेंट्स को ही पे करने पड़ते थे। पीजेंट्स मतलब कौन होता है, यूरोप की सोसाइटी में पीजेंट्स मतलब फार्मर्स होते हैं। ये फार्मर्स को ही टैक्स पे करना पड़ता था। चर्च कभी भी टैक्स पे नहीं करता था, नोबिलिटी के लोग कभी टैक्स नहीं पे करते थे। ये पीजेंट्स लोगों को टैक्सेस पे करने पड़ते थे, राजा के साथ वॉर्स पे जाना पड़ता था, चर्च को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती थी। तो पूरा जो बर्डन था वो पीजेंट्स के ऊपर आ गया था। तो पीजेंट्स जो थे वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हरास होने लग गए, उनको तकलीफ होने लग गई ये राजा के रूल की। ठीक है, तो पीजेंट्स में ही जो होशियार लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, राजा के अगेंस्ट में विद्रोह करके डेमोक्रेसी की तरफ पूरी सोसाइटी को लेके जाना चालू कर दिया। ठीक है, अभी ये नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर शुरू होता है एक पेंटिंग से। ये पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग बनाई है फ्रेडरिक सोरू ने। अभी फ्रेडरिक सोरू ने ये 1848 में पेंटिंग बनाई है एंड ही इज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। ठीक है, अभी उन्होंने ये जो पेंटिंग बनाई है, आपकी फोटो में देख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम फोटो है। ये पेंटिंग जो है ये एक यूटोपियन पेंटिंग है। कौन सा पेंटिंग है, एक यूटोपियन पेंटिंग। यूटोपियन का क्या मतलब होता है, यूटोपियन मींस इमेजिनरी। अभी ये जो इमेजिनरी पेंटिंग है, फ्रेडरिक सोरू ने इसमें ऐसा इमेजिनेशन किया है कि लोगों ने, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज ने मोनार्की को हरा दिया है और उनके यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वहां पे उन्होंने लाया है, उनके कंट्री में लाया। तो ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग का एक इमेजिनेशन क्या है कि सारे कंट्रीज ने एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर उनके कंट्री में डेवलप कर लिया। अभी ये जो फ्रेडरिक सोरी है, ये फ्रेडरिक सोरी एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उसने 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई थी, उसमें से ये एक है। ठीक है, अब ये पेंटिंग का नाम क्या है, अ ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अभी डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का जो मतलब है मैं आगे समझाऊंगा आपको। ये पेंटिंग का नाम क्या है, अ ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अभी ये पेंटिंग में क्या दिखाया गया, ये जो पेंटिंग है आप लोग देख सकते हो कि जो men, women and children of all the ages, they are marching in a long train from one place to another। मतलब यहाँ पे जो जितने भी मेन वुमेन है वो क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं और वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से क्या हो रहे हैं, पास ऑन हो रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से वो पास होके वो क्या कर रहे हैं, दे आर पेइंग देयर होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मतलब क्या, दे आर पेइंग देयर रिस्पेक्ट कि उन्होंने राजा को हरा के एक उनके कंट्री में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर फॉलो किया है, एक उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे फोरग्राउंड की बात हो रही है। फोरग्राउंड मतलब यहाँ पे बॉटम की बात हो रही है। ये जो बॉटम है, ये बॉटम में आप लोग देख सकते हो ये स्क्रैप पड़ा हुआ है। स्क्रैप मतलब जो भंगार होता है उसको स्क्रैप बोलते हैं। अभी ये स्क्रैप किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, फ्रेडरिक सोरू क्या बोल रहा है, जो स्क्रैप है ये राजाओं का, मोनार्की का स्क्रैप है। राजा के मुकुट, राजा के कपड़े, राजा की चीजें, जो भी चीजें राजा को, मोनार्की को सिंबलाइज करती थी, ये सारी चीजें लोगों ने क्या कर दी है, स्क्रैप कर दी है। ठीक है, और उनके कंट्री में उन्होंने एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर फॉलो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पेंटिंग है मैंने बताया था क्या है, एक यूटोपियन विजन है। यूटोपियन का क्या मतलब होता है, इमेजिनरी मीनिंग होता है। ठीक है, लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू,
इज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। अभी जो भी आगे ये फ्लैग दिखा गया, ये सब लोगों को लीड कौन कर रहा है? यहाँ पे यूएसए उनको लीड कर रहा है और स्विट्जरलैंड लीड कर रहा है। अभी यूएसए और स्विट्जरलैंड क्यों लीड कर रहे हैं उनको? क्योंकि यूएसए जो है और स्विट्जरलैंड, इनको पहले इंडिपेंडेंस मिल गया था। यूएसए को इंडिपेंडेंस मिल गया था 1776 में और स्विट्जरलैंड को 1648 में मिल गया था। ठीक है, तो इन सबसे पहले यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने थे और उसके बाद बाकी जगह पे बाकी कंट्रीज जो थे वो क्या बने? इंडिपेंडेंट बने। अभी ये फ्रेडरिक सोरी है, ये क्या बोल रहा है? और फ्रांस जो है वो फ्रांस ट्राई कलर में दिखाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो है ये फ्रांस का फ्लैग दिखा है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंच गया है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक आ गया है और उसके पीछे बाकी के कंट्रीज आ रहे हैं। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। ठीक है, जर्मन पीपल डिड नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे अभी क्या बताया गया है कि जर्मन लोगों का फ्लैग भी यहाँ पे करता है। किसका बताया है? जर्मन लोगों का फ्लैग बताया गया। पर जर्मनी, अब 1848 की हम जब बात करें, जर्मनी एज ए कंट्री एग्जिस्ट करता ही नहीं था। जर्मन यूनिफिकेशन हम बाद में देखेंगे, हिस्ट्री में आएगा। तो जर्मनी एज अ कंट्री यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ था। पर ये पेंटिंग क्या है? एक इमेजिनरी पेंटिंग है। इमेजिनरी पेंटिंग की वजह से एक इमेजिनेशन, फ्रेडरिक सोरू ने क्या बताया कि जर्मनी ने भी अपना खुद का एक डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, अभी जर्मनी जब यहाँ पे बताया, जर्मनी के साथ पीछे कौन से कंट्रीज है? ऑस्ट्रिया है, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, ये सारे कंट्रीज उसको क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अभी हेवेंस में यहाँ पे जो टॉप है, जो इमेज दी है, इमेज का जो टॉप है, ये टॉप में आप लोग देख सकते हो जीसस क्राइस्ट का स्टैचू, यहाँ पे फोटो दिया गया है और ऊपर एक वर्ड लिखा गया है, इसको बोला जा रहा है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मतलब क्या होता है? जो भी लोग एक कंट्री में रहते हैं उनमें भाईचारा होना चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए। तो यही फ्रेंडशिप को हम क्या बोलते हैं? फ्रैटर्निटी बोलते हैं। अभी ये जीसस क्राइस्ट और ये आसपास जो एंजल्स दिखाए वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? कि यहाँ पे लोगों ने जो अचीवमेंट किए, दे आर गिविंग देयर ब्लेसिंग्स टू द पीपल। हेवन से वो ब्लेसिंग्स दे रहे कि लोगों ने राजा महाराजाओं को या मोनार्की को छोड़ के अपने कंट्री में क्या हासिल किया है? एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हासिल किया है। ठीक है, ये पेंटिंग थी फ्रेडरिक सोरी की। अभी कुछ वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। अभी पहले प्लेबिसाइड दिया हुआ है, प्लेबिसाइड वर्ड आपके ये हिस्ट्री में यूज हुआ है। प्लेबिसाइड मतलब क्या होता है कि जब किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत कम होती है, वहां पे कोई सरकार वगैरह ऐसा बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो छोटे पॉपुलेशन के लिए एक डायरेक्ट वोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तो यहाँ पे प्लेबिसाइड होता है। मतलब डायरेक्टली पब्लिक के सामने यस और नो ये ऐसे डिसीजंस रखे जाते हैं, पब्लिक को हाँ करना है या नहीं करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेबिसाइड बोलेंगे। इसके बाद रिपब्लिक। अभी रिपब्लिक का जो मीनिंग है, ये रिपब्लिक का मीनिंग समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स देखते हैं कि एक इंडिया का एग्जांपल लेते हैं और एक ब्रिटेन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ब्रिटेन, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको ये बताना है कि ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन, ये तीनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो कि ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी इंडिया और ब्रिटेन का एग्जांपल देते हैं। इंडिया में जो टॉप पोजीशन होती है, किसी भी अथॉरिटी का जो टॉप पोजीशन होता है वो है प्रेसिडेंट। इंडिया में जो टॉप सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट होती है। ब्रिटेन में जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो कौन है? राजा है, किंग है। राजा जो होता है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसको हेड ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है। और इंडिया में प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है, हेड ऑफ स्टेट। और यहाँ पे ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट राजा होता है। अभी इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या कि यहाँ पे जो हम एमपीज, एमएलए, उनको जो इलेक्शन में वो जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको जो चुन के हम देते हैं, तो वो एमपी एमएलए ही आगे प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड ब्रिटेन में जो किंग होता है, ये राजा होता है, ये हेरिडिटरी होता है। मतलब राजा का बेटा ही वहां पे क्या बनता है? राजा बनता है। तो यहाँ पे रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड देन इट इज कॉल्ड एज रिपब्लिक। तो इंडिया एक रिपब्लिक है बट ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक। ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब समझ गया होगा आपको। नेक्स्ट है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मतलब बताया था मैंने, एक फ्रेंडशिप होती है, लोगों में फ्रेंडशिप होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट मतलब वन मैन रूल। मतलब ऐसा आदमी जो अपनी खुद की मनमानी करता है, तो वो अथॉरिटी हो सकती है, आदमी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूटिस्ट मतलब क्या? अपनी खुद की मनमानी करने वाला, अपने हिसाब से चलने वाला। यूटोपियन मतलब क्या होता है? यूटोपियन का मतलब बताया था, जो एग्जिस्ट नहीं करता, एक इमेजिनरी। जो पेंटिंग हमने देखी थी, एक यूटोपियन पेंटिंग है। यूटोपियन पेंटिंग मतलब क्या है? ये एक इमेजिनरी पेंटिंग है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि जो मोनार्की है, जैसे हमने देखा कि जो मोनार्की है, मोनार्की मतलब क्या होता है? राजा। मोनार्की से एक नेशन स्टेट बनता कैसे? नेशन स्टेट मतलब यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक स्टेट की बात हो रही है। एक जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट मतलब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा,
कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वहां पे वोटिंग होगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाकी लोगों को गवर्न करेंगे, ठीक है। अभी ये जो मोनार्की से जो नेशन स्टेट का जो सफर होता है, इंग्लिश वाला सफर, SUFFER वाला, ये जो सफर होता है वो एक दिन का नहीं। अभी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने देखा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है कोई एक इवेंट नहीं है, इट इज चेन ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पे सेम अगर इंडिया की भी बात करो, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस, इंडिया को 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला, तो उसके पहले से हम ब्रिटिशर्स के साथ क्या कर रहे थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट चले, सत्याग्रह चले, बहुत सारे लीडर्स उसमें इन्वॉल्व है। तो इंडिया को भी इंडिपेंडेंस एक दिन में नहीं मिला, तो इंडिपेंडेंस के लिए भी हमने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, बहुत सारे प्रोटेस्ट उसमें थे, तो एक दिन में कोई भी चीज बनती नहीं। इन द सेम वे मोनार्की को हटाना भी बहुत इजी नहीं था। मोनार्की को हटाना, राजा उसका थाट पार्ट सब हटाना, इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द पीपल, ठीक है। तो जो मोनार्की है वो एक ही दिन में डेमोक्रेटिक स्टेट कभी नहीं बनता। तो मोनार्की से डेमोक्रेटिक स्टेट तक का जो सफर है वो बहुत बड़ा है। तो लोग क्या करते हैं, पहले मोनार्की को हटाया, फिर उसके बाद एक मॉडर्न स्टेट आ जाता है। मॉडर्न स्टेट मतलब क्या, यहाँ पे राजा भी एग्जिस्ट करेगा, प्लस राजा को कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो करना पड़ेगा। फिर ये होने के बाद एक पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आता है, मतलब राजा को भी हटाया जाता है, ठीक है। तो ये जो नेशनलिज्म का जो फोर्स है, नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है, देशभक्ति की भावना, लोगों का जो गुस्सा है वो एक दिन में नहीं बढ़ता, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते होते फिर सोसाइटी में क्या होते हैं, चेंजेस आते जाते हैं। तो जब हम नेशन स्टेट की बात करते हैं, नेशन स्टेट में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। 3 एलिमेंट्स कौन से? एक कॉमन स्ट्रगल। कॉमन स्ट्रगल मतलब जितने भी कंट्री में लोग हैं उनका खुद का एक कॉमन स्ट्रगल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं इंडिया को। अभी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो उसमें सब लोगों का कॉमन स्ट्रगल था। पंजाब में लोगों का अलग स्ट्रगल चल रहा था, बंगाल में अलग स्ट्रगल चल रहा था, साउथ इंडिया में अलग स्ट्रगल चल रहा था, नॉर्थ इंडिया का अलग था। तो ये एक कॉमन स्ट्रगल था, तभी हम नेशन स्टेट बने। उसके बाद शेयर्ड हिस्ट्री है इंडियन सिटीजन्स की, इंडियन नेशनलिस्ट लोगों की क्या है, अलग से एक हिस्ट्री हम एंशिएंट इंडिया से हम पढ़ते आ रहे हैं, बुद्धा पीरियड, फिर उसके बाद मेडिवल पीरियड आता है, मुगल पीरियड, फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियड आता है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं। तो शेयर्ड हिस्ट्री भी इंडियंस की है। और एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब इंडिया के जो लोग हैं, भले ही कोई गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई तमिलनाडु का है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम क्या बोलते हैं, वी आर इंडियंस। तो हमारे पास एक क्या है, एक कॉमन आइडेंटिटी भी है। तो कोई भी अगर एक देश तुमको बनाना है तो ये 3 चीजें तो होनी चाहिए। तुम्हारा एक कॉमन स्ट्रगल होना चाहिए, तुम्हारी एक शेयर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए, और एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए। तभी क्या बनता है, एक नेशन स्टेट बनता है, एक कंट्री बनता है। अभी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने क्या देखा था कि 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ये दुनिया का पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें जो देशभक्ति की भावना थी वो ज्यादा देखने को मिली। अभी ऐसा नहीं था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहली बार कोई राजा के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा था, बाकी भी एरियाज में राजा के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया जा रहा था, पर ये पहला ऐसा मूवमेंट था जहां पे नेशनलिज्म का जो प्रोटेस्ट था ये सक्सेसफुल हुआ। राजा को हटा के यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया, ठीक है। फ्रांस वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। 1789 के पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले पूरे फ्रांस पे राजा एग्जिस्ट करता था। राजा जो होता था वो अपनी मनमानी चलाता था, उसके हिसाब से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। राजा कभी भी वॉर पे जाता था, टैक्सेस कलेक्ट करता था, तो लोगों को, जो पीजेंट्स है, थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, उनको तकलीफ ज्यादा होती थी, ठीक है। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो सोवरेनिटी है, जो एक्चुअल पावर है, वो मोनार्क से, राजा से किसके पास ट्रांसफर हो गई, फ्रेंच सिटीजन्स के पास ट्रांसफर हो गई, ठीक है। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु कैन कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। मतलब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, ये रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि जो नेशन स्टेट है, दुनिया, अपना जो कंट्री है वो कैसे बनाना है, कंट्री का फ्यूचर कैसा होगा, वो उसके लोग डिसाइड करेंगे। कंट्री का जो फ्यूचर है वो कंट्री के लोग डिसाइड करेंगे। अभी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, फिर लोग उसमें प्रोटेस्ट करते हैं। अभी फ्रांस में, हम अगर फ्रांस और यूरोप की भी बात करें तो यूरोप में भी बहुत इलिटरेट लोग थे। ऐसा नहीं था कि यूरोप में इलिटरेट लोग नहीं थे, इलिटरेट लोग भी वहां पे भी ज्यादा थे, और इंटेलेक्चुअल लोग कुछ सोसाइटी के सेकेंड स्टेट के लिटरेट लोग होते थे, फर्स्ट स्टेट के लिटरेट लोग होते थे। अभी थर्ड स्टेट में भी थोड़े बहुत लिटरेट लोग थे। अभी जो पढ़े लिखे लोग थे उनको पता था कि सोसाइटी को चेंज कैसे करना है, राजा जो कर रहा है, अपनी मनमानी जो कर रहा है वो सही नहीं है, वो गलत है, तो राजा की मनमानी रोकनी पड़ेगी। तो ये जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो बाकी अनपढ़ लोगों को समझाने का काम करते थे कि अपने को करना क्या है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशनरीज बोलेंगे। रेवोल्यूशनरीज मतलब क्या, ऐसे लोग जिनको सोसाइटी में चेंज लाना है, ठीक है। अभी ये जो रेवोल्यूशनरीज है, ये रेवोल्यूशनरीज क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स ऐसे लेंगे जिससे कि जो अनपढ़ लोग हैं उनको नेशनलिज्म की भावना जो है वो समझाती है।
अभी उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, पहले उन्होंने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया, एक ला पैट्री और ली सिटायन का। ला पैट्री मतलब क्या, फादरलैंड। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो देशभक्ति की जो भावना थी उसको फादर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी जो इमोशनल यहाँ पे जो टच यहाँ पे मिल रहा है, इमोशनल टच, इससे क्या फायदा होता है। अभी यहाँ पे हम कौन से लोगों की बात कर रहे हैं, जो रेवोल्यूशनरीज है वो किसको समझा रहे हैं, इलिटरेट लोगों को समझा रहे हैं। इलिटरेट लोग जो है वो इमोशन ज्यादा समझते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक एग्जांपल आपको देता हूं कि इमोशनल जो होता है वो कैसे ज्यादा अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करिए कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो 3 बॉडी बिल्डर आपको मारने के लिए आ रहे, ठीक है, 3 बड़े हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर्स है, तो आपको मारने के लिए आ रहे हैं। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, आपके पास अगर कैपेबिलिटी है तो आप तीनों को भी मार लोगे, कैपेबिलिटी नहीं है तो आप भाग जाओगे। बट दूसरी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ये जो बॉडी बिल्डर है ये आपको मारने के लिए नहीं आ रहे, आपके माँ बाप को मारने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आपके पास अगर ताकत भी नहीं है तो भी आप लड़ने की कोशिश करोगे। तो इसी को बोला जाता है इमोशनल पावर। तो इन द सेम वे रेवोल्यूशनरीज को ये पता था कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भले अपना थ्योरेटिकल नॉलेज या नेशनलिज्म की भावना नहीं समझ पाएंगे पर इमोशंस को वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने ला पैट्री और ली सिटायन का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। दूसरा उन्होंने एक फ्रेंच फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। एक फ्रेंच फ्लैग के अंदर लोग क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, हर एक कंट्री का अपना एक फ्लैग होता है। स्टेट जनरल जो था 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चैप्टर में, जो स्टेट जनरल होता, राजा जो डिसीजन लेता था वो स्टेट जनरल में लेता था। यही स्टेट जनरल को अभी क्या नाम दे दिया है, नेशनल असेंबली नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड स्टेप इन्होंने लिया, उन्होंने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वही डिसीजन मेकिंग लेता है और सारे नीचे के जितने भी लोग होते हैं उनको वो डिसीजन क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेर एबॉलिश। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज मतलब क्या होता है ये देखते हैं। अभी जो यूरोप जो था वो अलग अलग कैंटन्स में बटा हुआ था, अलग अलग इसमें बटा हुआ था, एरियाज में बटा हुआ था। अलग अलग एरियाज में अलग अलग एम्पायर्स होते, अलग अलग राजा थे। तो एक अगर फॉर एग्जांपल ये यूरोप देखो तो अलग अलग बॉक्स की अलग अलग एम्पायर्स है। तो अगर यहाँ पे कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये गुड्स यहाँ से अगर बाहर बेचना है, एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर में बेचना है, तो उसके ऊपर एक टैक्स इंपोज होता था। इसको हम, ये टैक्स को हम क्या बोलेंगे, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आज भी होता है, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोला जाता है। जब हम कंट्री से बाहर गुड्स बेचते हैं, ठीक है, तो हमको टैक्स पे करना पड़ता है। बाहर से भी कुछ इंडिया में लेके आते हैं तो भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी राजा जो होते थे वो क्या करते थे, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज उन्होंने इंपोज की हुई थी। अगर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में आपको आपके गुड्स बेचना है तो आपको टैक्स पे करना पड़ता था। तो एक छोटे छोटे प्रोविंसेस होते थे, वो जो ट्रेडर्स होते थे उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती थी। तो इसीलिए ये जो रेवोल्यूशनर्स थे उन्होंने क्या करते हैं, जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थे ये कस्टम ड्यूटीज को एबॉलिश कर दिया। मतलब विद इन द फ्रांस अगर जितने भी छोटे छोटे प्रोविजन है या कैंटन्स है, ठीक है, छोटे छोटे जो कैंटन्स है ये सब इसमें इंटरनल कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड एडॉप्टेड। मतलब क्या बोला जा रहा है कि मैंने जैसे बताया कि एक एम्पायर जो होता था, एक एम्पायर में एक अलग राजा होता था, दूसरे इसमें दूसरा राजा होता था, अलग अलग कैंटन्स में। तो एक राजा के यहाँ पे जो वेट एंड मेजर्स का जो सिस्टम होता था वो अलग होता था। फॉर एग्जांपल ये अगर राजा है तो वो अगर 1 kg को 1000 ग्राम बोल रहा है, दूसरा राजा बोलेगा हमारे यहाँ पे 1 kg मतलब 500 ग्राम होगा, तीसरा राजा बोलेगा हमारे यहाँ पे 1 kg मतलब 200 ग्राम होगा। तो अलग जितने भी राजाज होते थे, जितने भी अलग अलग कैंटन्स होते थे, वो क्या करते थे, उनका वेट्स एंड मेजर सिस्टम अलग था। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आपको अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मेजर सिस्टम है वो हर जगह पे अलग अलग है। तो उससे जो ट्रेड बैरियर है वो ज्यादा हो जाता है और जो डीले है वो अलग से हो जाता है। इन्होंने क्या कर दिया, जितने भी वेट्स एंड मेजर्स थे पूरे फ्रांस में क्या कर दिए, सेम कर दिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हो गया। फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज। मतलब जो फ्रांस में जो फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसको कॉमन लैंग्वेज बना दिया। और जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स थे, रीजनल डायलेक्ट्स मतलब क्या होता है, फ्रेंची लैंग्वेज के अलग अलग बात करने के अलग अलग तरीके होते थे। फॉर एग्जांपल आप मराठी देख लो, मराठी में पुणे में मराठी अलग बोली जाती है, नागपुर में मराठी अलग बोली जाती है, ठीक है। फिर आप कोंकण में चले जाओ, वहां पे मराठी अलग हो जाती है। तो मराठी अलग अलग एरियाज में अलग अलग होती है, उसको रीजनल डायलेक्ट बोलेंगे। इन द सेम वे फ्रेंच भी जो होती थी वो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग वे में बोली जाती थी। तो यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरिस्ट थे उन्होंने क्या करते हैं, एक ही जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज बोल दिया, या एक ही लैंग्वेज यूज करेंगे, कॉमन लैंग्वेज लोगों के लिए बना दी, जिससे कि लोगों में ज्यादा फ्रेंडशिप डेवलप होती, लोगों में यूनिटी डेवलप होती। क्योंकि जो लैंग्वेज होता है ये सबसे बड़ा मीडियम होता है लोगों में भाईचारा बढ़ाने का, फ्रेंडशिप बढ़ाने का या फ्रेटर्निटी बढ़ाने का, ठीक है।
न्यू हिम्स वेर कंपोज एंड ओथ्स टेकन, मतलब अलग अलग पोएम्स बनाए गए उनके देश के लिए, जैसे इंडिया के लिए भी अपन ने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बनाए थे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट। नेक्स्ट, द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल। अभी ये जो रेवोल्यूशनरीज थे फ्रांस के, इन्होंने अपना खुद का मिशन ही बना लिया कि जो लोगों को हमको क्या करना है, मोनार्की से आजाद करना है। हर एक कंट्री में अपने को एक ऐसा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर लेके आना है जिससे जो पावर है वो किसके पास होती, लोगों के पास होती। पावर विल बी द पीपल। और उनको क्या हटाना था सोसाइटी से, डेस्पोटिज्म हटाना था। जो एब्सोल्यूटिस्ट हमने मीनिंग देखा था, ऐसा राजा जो अपनी मनमानी करता है, ऐसा एक डेस्पोटिज्म उनको क्या करना था, वो खत्म करना था। इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प द पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस, और यूरोप के हर एक देश को उनका एक देश बनने में उनको मदद करना था। किसको, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को। Establishment of the Jacobin Club paved the way for the French armies that carried the idea of nationalism and moved to Holland, Belgium, Switzerland, Italy। और ये जो जैकोबिन क्लब था, ये जैकोबिन क्लब ने ही सबसे ज्यादा क्या किया, ये जो फ्रेंच आर्मीज थी या उनके जो आइडियाज थे, इक्वालिटी का जो आइडिया था, राइट टू प्रॉपर्टी का जो आइडियाज था, ये यूरोप के अलग अलग पार्ट में स्प्रेड किया। With the outbreak of the revolution, what the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। और ये जो फ्रेंच की आर्मीज थी, उन्होंने ये जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट था, देशभक्ति की जो भावना थी, ये फ्रांस से अलग अलग एरियाज में उन्होंने लोगों को समझाया कि नेशनलिज्म नाम का भी कोई कंसेप्ट होता है। तुम राजा का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करके तुम पावर जो है वो लोगों को दे सकते हो। ठीक है, और ये जो फ्रेंच आर्मीज थी, इनको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी भी बोला जाता था। ठीक है, अभी नेपोलियन की बात करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, यहाँ पे ये नेपोलियन जो है वो डिक्टेटर होता है। डिक्टेटर वो 1804 में बनता है। और ये डिक्टेटर बनने से पहले ये जो नेपोलियन है, ये नेपोलियन एक छोटा सा सोल्जर होता है। छोटा से सोल्जर से वो धीरे उसके रैंक्स बढ़ते जाते हैं। तो ये ऐसा आदमी है जिसको ग्राउंड रियलिटीज पता है। फ्रांस में, यूरोप में जो भी राजा होते थे वो अपने महलों में रहते थे, तो ग्राउंड रियलिटीज उनको पता नहीं होती थी कि लोगों के पास खाना है कि नहीं, उनकी कंडीशन कैसी है। पर ये ऐसा इंसान था जिसको एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पता थी। तो जैसे ये डिक्टेटर बना, शुरुआत में लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, क्योंकि जैसे ये पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहा था, राजा जो पहले मोनार्की होता था, ये पॉलिसीज ये चीजें वो लोगों को प्रोवाइड नहीं करते थे। तो ये एज अ डिक्टेटर के फॉर्म में भी स्टार्टिंग में लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, बिकॉज ही वाज गिविंग सम बेनिफिट्स टू द पीपल। वो हम देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स वो देता था। ठीक है, अभी नेपोलियन जो था ये एक एथिस्ट है। उसने एक फ्रेंच सोल्जर से अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में वो मिलिट्री लीडर बन जाता है, आर्मी का जो मिलिट्री जनरल हो जाता है। फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम होने के कारण, हमने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जैसे जैकोबिन क्लब में जो रोबेस्पियर है उसकी डेथ हो जाती है। रोबेस्पियर की डेथ के बाद एक डायरेक्टरी फॉर्म हो जाती है, और डायरेक्टरी में भी पावर के लिए बहुत झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद से जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस है, ऑस्ट्रियन आर्मी है, वो फ्रांस पे वॉर कर देती है, वॉर डिक्लेयर कर देती है। और इसमें जो मिलिट्री जनरल होता है नेपोलियन, ये ऑस्ट्रियन फोर्सेस को भगा देता है, उनको हरा देता है। और उसके बाद से ये सीधा क्या बन जाता है, डिक्टेटर बन जाता है, बिकॉज ऑफ हिज फेम। ये इतना फेमस हो जाता है, एक हीरो बन जाता है, क्योंकि यही पूरे फ्रांस को बचाता है। तो यहाँ पे एक डिक्टेटर बन जाता है। अभी जैसे ये नेपोलियन डिक्टेटर बन जाता है, डेमोक्रेसी 1 मिनट में खत्म हो जाती है, क्योंकि डिक्टेटर मतलब क्या, पूरी पावर नेपोलियन जो है वो अपने पास रखेगा, वो लोगों को नहीं देगा। लोगों को भले ही वो बेनिफिट्स देगा, पर पावर किसके पास रहेगी, नेपोलियन के पास रहेगी। ठीक है, अभी नेपोलियन क्या करता है, जैसे ये डिक्टेटर बनता है, डिक्टेटर बनने के बाद ये पहले लोगों को उसको कुछ देना होता है, बेनिफिट्स देना होता है, तभी लोग उसको डिक्टेटर के फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे। अभी ये नेपोलियन को भी पता है कि लोग की कंडीशन कैसी है। जो जनरल पब्लिक होती है, जनरल पब्लिक के बस 3 ही जरूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीजें जो बेसिक नेसेसिटी होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, ये अगर पूरी हो जाती है तो कोई भी आदमी ना रिवॉल्ट करता है, ना प्रोटेस्ट करता है, ना रास्ते पे आता है। तो नेपोलियन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, तो उसने क्या करना चालू कर दिया, ये लोगों के ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर दिया, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसकी ये अंडरस्टैंडिंग थी, अगर लोगों के मैंने ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए तो लोग मेरे को इन द फॉर्म ऑफ डिक्टेटर भी क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो नेपोलियन क्या करता है, एक नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस करता है इकोनॉमी में कुछ चेंजेस लाने के लिए। क्या करता है वो एक नया लॉ बनाता है। वो लॉ क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था 3 स्टेट होते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन होता है, चर्च होता है। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी होती है, राजा और उसके रिलेटिव्स, उसके मेंबर्स जितने भी होते थे। और थर्ड स्टेट में पीजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आ रहा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब भले आदमी चर्च का हो, नोबिलिटी है, राजा खुद हो या पीजेंट्स हो, सब लोगों को क्या किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। बट बिफोर
द नेपोलियन, यहाँ पे जो राजा होता था ये दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलती थी, इनको अनइक्वल ट्रीट किया था क्योंकि सारे टैक्सेस पीजेंट्स को ही पे करने पड़ते थे। वॉर पे भी पीजेंट्स को ही जाना पड़ता था, चर्च ना टैक्स पे करता था ना कभी वॉर पे जाता था, ठीक है। तो ये सारा बर्डन पीजेंट्स के ऊपर था। तो पीजेंट्स को एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे मिल रही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसीलिए नेपोलियन को जो लोग है वो पसंद करने लग जाते हैं, बिकॉज ही इज गिविंग इक्वालिटी टू एवरीवन, ठीक है। उसके बाद ही टूक अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। अभी जैसे मैंने बताया जो चर्च था और जो राजा था इनके पास कुछ प्रिविलेजेस थे, कुछ बेनिफिट्स थे बाय बर्थ। जैसे कि जो चर्च होता था वो टैक्स कलेक्ट कर सकता था, जो राजा है राजा भी टैक्स कलेक्ट कर सकता था। उसके बाद राजा जो है वो किसी भी पीजेंट को वॉर के लिए लेके जा सकता था। ऑन द अदर हैंड जो चर्च होता था वो चर्च अपने किसी भी काम के लिए विदाउट रेवेन्यूशन पब्लिक में से किसी भी पीजेंट्स में से किसी को भी बुला सकते थे। तो ये प्रिविलेजेस किसको थे? चर्च को और नोबिलिटी को। ये सारे प्रिविलेजेस नेपोलियन ने क्या कर दिए? हटा दी। नेक्स्ट है ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। इसने राइट टू प्रॉपर्टी का भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे पीजेंट्स होते थे उनको प्रॉपर्टी ओन करना अलाउड नहीं था, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी ओन भी करता तो राजा छीन लेता। तो इसमें उसने क्या कर दिया, जितने भी लोग हैं उनके लिए राइट टू प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद ये एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। जैसे इंडिया में जमींदारी सिस्टम थी, एक बड़ा जमींदार होता है, दूसरे फार्मर्स को अपनी जमीन देता है और उसके ऊपर से टैक्स कलेक्ट करता है। इन द सेम वे यूरोप में फ्यूडल सिस्टम था। तो ठीक है, ही फ्रीड द पीजेंट फ्रॉम सर्वडम एंड मैनुअल ड्यूज। तो नेपोलियन जो है उसने भले वहां की जो फ्यूडल सिस्टम है वो भी अबॉलिश कर दिया और जितने भी मैनुअल ड्यूज थे, चर्च को जितना पैसा बाकी था, राजा को जितना पैसा बाकी था लोगों का, पीजेंट्स लोगों का, वो सारा उसने क्या कर दिया? माफ कर दिया। गिल्ट रेस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड। गिल्ट मतलब क्या होता है? ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। गिल्ट का मतलब होता है ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो होते थे, नेपोलियन ने सारे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस क्या कर दिए? हटा दिए। अभी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हटाने से क्या हो जाता है? जितना ट्रेड ज्यादा फ्लरिश करेगा, जितना ट्रेड ज्यादा होगा, बिजनेस जितने ज्यादा बनेंगे, उतना लोगों को जॉब्स मिलेंगे, उतने उनके हाथ में पैसा आएगा, और उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो अपना जो 3 चीजें है, रोटी कपड़ा मकान, इसका जुगाड़ करेंगे। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव, और बिजनेसेस को और बूस्ट करने के लिए उसने ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव कर दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव कर दिया, जिससे कि इकोनॉमी और ज्यादा फास्ट चलती। ही स्टैंडर्डाइज द वेट्स एंड मेजर्स। देखो सब चीजें बिजनेस पे फोकस हो रही है, वो इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इकोनॉमी को अगर ठीक कर दिया तो लोगों का जो कंडीशन है वो अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पे जो वेट्स एंड मेजर्स है, जो अलग अलग कैंटन्स में मैंने जैसे पहले बताया कि अलग अलग वेट्स मेजर्स थे, ये वेट्स एंड मेजर्स भी उसने क्या कर दिए? हटा दिए। सब जगह पे एक ही कॉमन वेट्स एंड मेजर्स लगा दिए। उसने कॉमन नेशनल करेंसी भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी हर एक राजा का अलग कैंटन होता था, तो अलग अलग राजा की अलग अलग करेंसी होती थी। अभी करेंसी जितने करेंसी से तुमको डील करना पड़ता है, उतना तुम्हारा जो बिजनेस करने का या ट्रेड करने का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। जैसे कि आज इंडिया को अगर यूएस के साथ ट्रेड करना है तो इंडियन करेंसी, यूएस करेंसी, उसमें डील करना पड़ता है, डिनोमिनेशन देखने पड़ता है, कितना पैसा होता है, फिर जाके वो ट्रेड होता है। पर यहाँ पे इतने छोटे छोटे जगह के लिए, छोटे छोटे एम्पायर्स के लिए इतनी सारी अगर करेंसी चेंज होती है तो बिजनेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसने क्या कर दिया? एक कॉमन नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी। ये कहते हैं नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। 1804 ये जो टाइम पीरियड है याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रिएक्शन टू नेपोलियन यूरोप। अभी नेपोलियन जो था, लोगों ने उसको रिएक्शन कैसे दिया? लोगों को पसंद आ रहा था, लोग नेगेटिव हो रहे थे कि क्या? अभी यूरोप और फ्रांस के जो लोग थे उनका जो रिएक्शन था वो मिक्स था। कुछ लोगों को वो बहुत ज्यादा सुपर हीरो लग रहा था और कुछ लोगों को वो नेगेटिव लग रहा था। अभी कुछ कौन से लोगों को हीरो लग रहा था? जो पीजेंट्स लोग थे उनको हीरो लग रहा था, क्योंकि वो इक्वालिटी दे रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी दे रहा है, मैनरियल ड्यूज, सर्वडम सब बैन कर रहा है, जो प्रिविलेजेस है वो भी हटा रहा है। तो ये चीजें उनको राजा के टाइम पे नहीं मिलती थी, तो उनके लिए क्या हो गया? हीरो हो गया। पर कुछ ऐसे लोग थे जो डेमोक्रेसी में, इक्वालिटी में बिलीव तो करते थे, पर जो नेपोलियन होता था वो बस इक्वालिटी लोगों के बीच में ही देता था, वो खुद के बीच में नहीं देता था। मतलब जो पावर है, पॉलिटिकल पावर, किसी भी आदमी को ना पॉलिटिकल पावर होगी ना कोई नेपोलियन के अगेंस्ट में बोल पाएगा, ये उसका एक नेगेटिव फैक्टर था। तो इनिशियली जब फ्रेंच के जो आर्मीज होते थे उसको इनवाइट किया जाता कि नेपोलियन आएगा, हमको इक्वालिटी देगा, तो उसके आर्मी को क्या बोला जाता? हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी बोला जाता, ठीक है। तो यहां से उसके बाद जैसे नेपोलियन ने वॉर करना चालू कर दिया, उसका एक सपना था कि उसको पूरे यूरोप को कॉन्कर करना था। तो अगर तुमको यूरोप को कॉन्कर करना है तो तुमको वॉर करने पड़ेंगे। अगर वॉर करना है तो तुमको उसमें सबसे ज्यादा क्या लगता है? पैसा और लोग लगते हैं। बिना पैसे के, बिना लोगों के तुम कोई भी वॉर नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो क्या करने लग गया? टैक्सेस बढ़ाने लग गया। अभी टैक्सेस बढ़ाएगा तो लोग गुस्सा हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो लोगों को फोर्सफुली आर्मी में भर्ती कराता था। अभी वॉर पे जाना है तो आर्मी में लोग लगेंगे, लोग अगर इकोनॉमी फोकस करेंगे तो फिर ये अपना सपना कैसे पूरा करेगा? पूरे यूरोप को कॉन्कर कैसे करेगा?
उसके बाद उसने सेंसरशिप इंपोज कर दी। सेंसरशिप मतलब कोई भी नेपोलियन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकता, न्यूज़पेपर कुछ भी हो, कोई भी नेपोलियन के अगेंस्ट में नेगेटिव या नेपोलियन से रिलेटेड नेगेटिव नहीं बोल सकता था। और नो पॉलिटिकल फ्रीडम, अभी वो डिक्टेटर है तो पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब ही नहीं आता, तो कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं, कोई वोटिंग नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, वंस अ डिक्टेटर ऑलवेज अ डिक्टेटर, ठीक है। ऑल सीम टू आउटवेट द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, मतलब स्टार्टिंग में शुरुआत में लोगों ने उसने जो बेनिफिट्स दिए वो एंजॉय करना तो चालू कर दिया, पर बाद में जो तकलीफें उनको हुई उसके वजह से उसकी नेगेटिविटी भी क्या होने लग गई, ज्यादा होने लगे, तो लोग नेपोलियन को कम पसंद करने लग गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये इमेज जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये इमेज क्या बता रहा है कि जब नेपोलियन जब वॉर हार रहा था तो एक जो पोस्टमैन होता है, हर एक आर्मी में पोस्टमैन होता है जो हर जगह पे अपने जो आर्मी के मैसेज होता है वो पहुंचाता है, तो उसको नेपोलियन का फोटो एज अ पोस्टमैन दिया हुआ है। और ये जो पोस्ट बाहर निकल रहे हैं ये कंट्रीज के नाम दिए हुए कि मतलब कि जितने भागते भागते जा रहे हैं, जितने कंट्रीज का जो नाम है जो पर्ची निकलते जा रही है वो कंट्रीज वो लूज करते करते जा रहा है, हारते हारते जा रहा है वॉर्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी जो यूरोप है ये यूरोप के बारे में समझते हैं, नेशनलिज्म की भावना के बारे में तो हमने देख लिया कि नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म में लोगों को क्या क्या एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, रेवोल्यूशनरीज ने क्या क्या एफर्ट लिए। अभी यूरोप की सोसाइटी के बारे में देखते हैं कि यूरोप की सोसाइटी कैसे थी। जैसे इंडिया अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, इन द सेम वे यूरोप भी अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, अलग अलग डचेस में, कैंटोनमेंट्स में डिवाइडेड था। तो अभी जो सोसाइटी है यूरोप की सोसाइटी के बारे में समझते हैं, ठीक है। मिड 18th सेंचुरी नो नेशन स्टेट इन द यूरोप वाज देयर, मतलब 18th सेंचुरी की जब हम बात करें, 18th सेंचुरी मतलब कब से कब तक का होता है, 18th सेंचुरी मतलब 1700 से लेके 1799 तक होता है, ठीक है, बैकवर्ड चलता है सेंचुरी का भी। तो ये 18th सेंचुरी की यूरोप की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, ओनली मोनार्की मतलब राजा और उसकी प्रजा, ये हर जगह पे यूरोप में एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। देयर आर ओनली किंगडम्स, डचेस एंड कैंटन्स, ये सबका मतलब एक ही है, किंगडम्स, डचेस और कैंटन्स, इनको अलग अलग वर्ड यूज किए जा रहे हैं। और जो ऑटोनोमस टेरिटरीज थे, ऑटोनोमस मतलब क्या, अगर एक कैंटन एक राजा का है तो वहां के रूल्स रेगुलेशंस एडमिनिस्ट्रेशन सब वो राजा ही चलाता था, तो उसको एक ऑटोनॉमी होती थी, राजा अपने हिसाब से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, ठीक है। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्की, जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो थे यहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्की, ऑटोक्रेटिक का क्या मतलब बताया था मैंने, ऐसे राजा जो अपनी मनमानी करता है, तो ऐसे राजा वहां पे एग्जिस्ट करते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर, मतलब यूरोप में कोई ऐसा कोई कॉमन कल्चर नहीं था, कोई एक दूसरे को जानता नहीं था, ना उनमें कोई यूनिटी थी, ठीक है। तो यूरोप का जो पूरा एरिया आप लोग देख सकते हो पूरा क्या हुआ था, स्कैटर्ड था, स्कैटर्ड, किसी को अपने एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई यूनिटी नहीं, कोई एक कल्चर नहीं, जिससे कि एक नेशन स्टेट बना पाए। एक देश बनाने के लिए तुमको एक कॉमन कल्चर चाहिए होता है, एक यूनिटी चाहिए होती तभी एक देश बनता है, तो ये देश बनने लायक यूरोप था ही नहीं। इन दिस किंगडम्स लिव डिफरेंट पीपल, मतलब लोग अलग थे, उनका कल्चर अलग था, उनकी आइडेंटिटी अलग थी, उनके लैंग्वेजेस अलग थी, और वो अलग अलग इथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, ठीक है। अभी यूरोप देखो क्या क्या है, यूरोप में सबसे बड़ा जो एम्पायर था वो हैब्सबर्ग एम्पायर था, ठीक है। हैब्सबर्ग एम्पायर वो सडेनलैंड नॉर्थ में था, अल्पाइन रीजन था, ऑस्ट्रिया, हंगेरी और बोहेमिया, ये एरियाज थे। अभी हंगेरी जो था उसमें हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कौन से लैंग्वेज में बात करती थी, magyar में लैंग्वेज में बात करती थी। और यहाँ पे सडेनलैंड और ऑस्ट्रिया में यहाँ पे जो ऑस्ट्रोक्रेसी है वो कौन से लैंग्वेज में बात करते थे, जर्मन लैंग्वेज में बात करना पसंद करते थे, ठीक है। अभी लोम्बार्डी और वेनेडिया किंगडम जो थे ये इटालियन स्पीकिंग पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा थी, ठीक है, एक ऑस्ट्रियन एम्पायर है। गैलिशिया मतलब पोलैंड की बात हो रही है, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज में बात की जा रही है, पोलिश लैंग्वेज में बात की जा रही है। बोहेमियन और स्लोवन्स है, एक अलग कल्चर के लोग हैं जो नॉर्थ में है, नॉर्थ यूरोप में है। स्लोवेनीज है, कैरोलिना में रहते हैं। जो क्रोट्स है वो साउथ यूरोप में है। जो रोमन्स है वो ईस्ट ऑफ ट्रांससिल्वेनिया में। तुम लोग यार ये पिक्चर से देख सकते हो कि यूरोप में जो है वो कल्चर कितने ज्यादा स्कैटर्ड है, तो इसमें यूनिटी डेवलप होना नामुमकिन था, जैसे इंडिया में नामुमकिन था, ठीक है। अभी इसके बाद दो लोगों की बात करते हैं कि यूरोप की सोसाइटी में बस दो ही क्लास थे। आज बहुत सारे क्लास एग्जिस्ट करते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अभी अपर मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो ये क्लासेस का बाइफर्केशन होता है आज का। पर पुराने जमाने में 18th सेंचुरी की जब हम बात करें तो ये दो ही क्लास एग्जिस्ट करते थे, एक पीजेंट्स और दूसरा है अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। अभी पीजेंट्स जो होते थे, ये पीजेंट्स मतलब कौन होते थे, इनको तुम फार्मर्स भी बोल सकते हो। फार्मर्स मतलब जो फार्म एक्टिविटीज करते हैं, इनकी पॉपुलेशन यूरोप में सबसे ज्यादा थी, ठीक है। ये स्मॉल टेनेंट्स थे, ये स्मॉल ओनर्स थे, छोटी छोटी जमीन इनके पास होती थी, वो भी नहीं होती थी, वो लैंडलेट्स भी हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो इंडिया में जमींदारी सिस्टम थी, ये फ्यूडल सिस्टम के अंदर में काम करते थे। इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी और इनको तुम बोल सकते हो पुअर। कंट्री में सबसे जो गरीब लोग, ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, कंट्री के सबसे गरीब लोग कौन होते थे, पीजेंट्स होते। बट ऑन द अदर हैंड जो अरिस्टोक्रेसी है, अरिस्टोक्रेसी मतलब कौन,
पैसे वाले लोग, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत जमीन है, बहुत प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सोशली और पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे, क्योंकि राजा के साथ इनके क्लोज कनेक्शंस थे, ठीक है, राजा के साथ उठते बैठते थे, और दे वर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ। अरिस्टोक्रेसी मतलब जितने भी पैसे वाले लोग थे सोसाइटी में, उनका एक ही कल्चर था, एक दूसरे को वो क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। ओन स्टेट्स एंड टाउन इन द कंट्री, मतलब सबसे ज्यादा टाउन में जो प्रॉपर्टी होती थी वो किसकी होती थी, अरिस्टोक्रेट्स की होती थी। स्पोक फ्रेंच, अभी अरिस्टोक्रेसी के जो लोग थे वो फ्रेंच में बात करना पसंद करते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि उनको दूसरे लैंग्वेजेस नहीं आती थी, उनको बहुत सारे लैंग्वेजेस आती थी, पर वो फ्रेंच में ही बात करना पसंद करते थे। रीजनल डायलेक्ट उनके अलग अलग थे, पर फ्रेंच में क्यों पसंद करते थे, क्योंकि एक सुपेरिटी उनको दिखाते आनी चाहिए। जैसे कि आज तुम इंडिया में देखो, अगर कोई इंग्लिश में बात करता है तो उसको ऐसा एक इंटेलेक्चुअल पर्सन समझा जाता है कि हाँ यार ये जरा होशियार होगा, ठीक है, पर ऐसा कुछ होता नहीं, राइट। लैंग्वेज इज ओनली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जैसे इंडिया में इंग्लिश में बात करो तो लोग ऐसे सुपीरियर समझते हैं, इन द सेम वे यूरोप में अगर तुम फ्रेंच में बात करो तो सुपीरियर समझा जाता था फ्रांस में। फैमिलीज ऑफन कनेक्टेड बाय द वे ऑफ मैरिजेस। अभी जो अरिस्टोक्रेसी जो होती थी वो एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होती थी, उनके जो मैरिज अलायंसेस होते थे, पैसे वाले बाप का लड़का जो है वो पैसे वाले लड़की से, बाप की लड़की से ही शादी करेगा, ठीक है, तो उनके मैरिज अलायंसेस होते हुए विद इन द अरिस्टोक्रेसी होते थे, वो कभी पीजेंट्स में अपनी शादी नहीं कराते थे, ठीक है। हाउएवर दिस अरिस्टोक्रेसी कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ग्रुप, और इनका जो ग्रुप था, इनकी जो पॉपुलेशन थी अरिस्टोक्रेसी की, वो सबसे कम थी, मतलब इनकी पॉपुलेशन ज्यादा पर इनके पास पैसा कम, इनकी पॉपुलेशन कम पर इनके पास पैसा बहुत सारा, ठीक है। तो ये दो क्लास एग्जिस्ट करते थे कहां पे, यूरोप में, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेक्शन है इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। अभी यहाँ पे न्यू मिडिल क्लास की बात हो रही है, और हमने देखा था यूरोप में बस दो ही क्लास है, एक पीजेंट्स और दूसरा है पीजेंट्स के बाद अरिस्टोक्रेसी। अभी ये जो दो क्लास है, दो क्लास के बारे में हमने देखा था। पीजेंट्स मतलब ये सबसे देश के सबसे गरीब लोग, अरिस्टोक्रेसी मतलब देश के पैसे वाले लोग, इनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा, मैरिज अलायंसेस विद इन अरिस्टोक्रेसी, पॉलिटिकली सोशली वेरी स्ट्रांग, पॉलिटिकली सोशली वेरी वीक। अभी ये दो जो क्लास एग्जिस्ट करते थे यूरोप में, इनके बीच में एक नए क्लास का जन्म होता है, ठीक है, बर्थ होता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, बर्थ हो रहा है, एक नए क्लास जो है इसका बर्थ हो रहा है। नए क्लास से क्या हो रहा है, अभी ये नया जो क्लास एग्जिस्टेंस में आ रहा है, इसका जन्म होता कैसे। अभी इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी की यहाँ पे बात चल रही है। मिड ऑफ द 18th सेंचुरी जो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाता है, मतलब लार्ज अमाउंट में अलग अलग जगह इंडस्ट्रीज बनने की शुरुआत होती है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो ब्रिटेन में शुरू हुआ था। ब्रिटेन के बाद ये अलग अलग जगह पे स्प्रेड होने लग गया, फ्रांस में आया, पोर्तुगल में आया, स्पेन में आया, तो पूरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो यूरोप में शुरू हो जाता है। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई भी इंडस्ट्री अगर शुरू होती है तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री अगर देखोगे तो एक वर्कर का जॉब होता है, वॉचमैन का जॉब होता है, सुपरवाइजर का जॉब होता है, बहुत सारे जॉब्स होते हैं। पहले जो पीजेंट्स एग्जिस्ट करते थे, पीजेंट्स जो सोसाइटी में होते थे यूरोप के, ये पीजेंट्स जो होते थे एग्रीकल्चर का काम करते थे। तो एग्रीकल्चर में वो एग्रीकल्चर जो है वो आपको पता है एक सीजनल जॉब है, कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है। तो राजा के टाइम पे जो पीजेंट्स होते थे उनको साल के 365 डेज में से कुछ ही टाइम उनको क्या मिलता था, काम मिलता था, उसके पैसे मिलते थे। बट ऑन द अदर हैंड जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एग्जिस्टेंस में आया, इंडस्ट्रीज में जो जॉब्स जनरेट हुए, ये जॉब्स की वजह से ये जो पीजेंट्स लोग हैं, ये जो गरीब लोग हैं, इनको जॉब्स मिलना शुरू हो गया। कि जॉब्स अभी उनको बस एक दिन, 2 दिन या 1 महीना 2 महीना जॉब नहीं मिल रहा है, सीजनल काम नहीं है, ये पूरा साल भर काम रहेगा। 365 पूरे साल के 365 डेज ये लोगों को काम मिलेगा। अगर ये लोगों को अगर पूरा साल भर काम मिलेगा तो काम के पैसे भी मिलेंगे। अगर ये पैसे इनके पास आएंगे तो ये अपनी कंडीशन ठीक करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अपने बच्चों को स्कूल्स में डालेंगे, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे। और यही जो जनरेशन होती है ये क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एक जनरेशन अपनी कंडीशन ठीक करती है, जो दूसरी जनरेशन वापस और अपना जो जॉब है वो ठीक करके उनकी कंडीशन और अच्छी हो जाती है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो पीजेंट्स है, ये पीजेंट्स जो हो जाते हैं ये एजुकेटेड हो जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यू मिडिल क्लास। और ये न्यू मिडिल क्लास ये ऐसा क्लास है जिसके पास ठीक ठाक पैसा भी है और ये स्मार्ट भी है। स्मार्ट मतलब इनके पास एजुकेशन भी है। तो राजा क्या कर रहा है, राजा अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रहा है, ये लोगों को अच्छे से पता चलेगा। उनके जो पहले लोग थे, जो पीजेंट्स होते थे, उनको ये बात समझ में नहीं आती थी कि राजा जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रहा है, टैक्सेस हम कितना पे कर रहे हैं। तो उनको ना हिसाब किताब समझता था ना कुछ समझता था, राजा का एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं समझता था। पर ये जो न्यू मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको अभी वो एजुकेटेड लोग हैं,
राजा के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी करेंगे, राजा को कुछ चीजें डिमांड भी करेंगे, उनको फ्रीडम भी चाहिए होगा। ठीक है, तो ये कौन है? न्यू मिडिल क्लास। और न्यू मिडिल क्लास का जन्म कैसे होता है? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी सोसाइटी में हम लोगों ने देखा था कि दो क्लास होते हैं। ठीक है, ये जो क्लास था वो इकोनॉमिक बेसिस पे था कि कौन पैसे वाला है और कौन गरीब है। ठीक है, अभी ये जो बाइफर्केशन है सोसाइटी में, ये आइडियोलॉजी के बेसिस पे है। आइडियोलॉजी के बेसिस पे मतलब लोग क्या मानते हैं, उनकी क्या सोच है। तो उसमें एक होते हैं लेफ्टिस्ट, दूसरे होते हैं राइटिस्ट। अभी इसका मैं एक छोटा सा आपको स्टोरी बताता हूँ, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट होता क्या है। अभी जो ये जो राजा होता था, ये राजा बीच में बैठता था, जनरल स्टेट का मीटिंग है, राजा यहाँ पे बैठता था। यहाँ पे ये राजा की जो साइड है ये राइट साइड है, ये राजा की राइट साइड है, ये राजा की लेफ्ट साइड है। ठीक है, अभी राजा जब डिस्कशन करता था किसी भी टॉपिक को लेके, तो राजा के जो राइट साइड में बैठने वाले लोग जो होते थे, ये राजा के चमचे होते थे, या राजा को फेवर करने वाले, राजा को पसंद करने वाले लोग राइट साइड में बैठते थे। और राजा को नापसंद करने वाले लोग, राजा को गालियां देने वाले लोग लेफ्ट साइड में बैठते थे। तो ये लेफ्ट वाले लोग ऐसे होते थे जो राजा को पसंद नहीं करते थे, राइट वाले ऐसे लोग होते थे जो राजा को पसंद करते हैं। और यही आइडियोलॉजी आती है लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की। लेफ्टिस्ट मतलब क्या? जो राजा को पसंद नहीं कर रहे, जिनको क्या चाहिए? चेंज। दे वांट चेंज इन द सोसाइटी। मतलब ये जो लेफ्ट में बैठे हुए लोग हैं, उनको क्या चाहिए? राजा नहीं चाहिए, राजा से अलग कुछ एडमिनिस्ट्रेशन उनको चाहिए। और जो राइटिस्ट लोग हैं, जो राजा को पसंद करते हैं, मतलब उनको सोसाइटी में चेंज नहीं चाहिए। ये होते हैं राइटिस्ट और ये होते हैं लेफ्टिस्ट। राइटिस्ट लेफ्टिस्ट का मीनिंग समझ गया तो आपको भी पॉलिटिकल सेंस में पता चल जाएगा कि आप राइटिस्ट हो या लेफ्टिस्ट हो। ठीक है, अभी न्यू सोशल क्लास, जो कमर्शियल क्लास, वर्किंग क्लास एग्जिस्टेंस में आ रहा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो न्यू मिडिल क्लास है, जिसका बर्थ हो रहा है, अभी वो कुछ चीजें डिमांड भी करेंगे, क्योंकि वो एजुकेटेड भी है और उनके पास पैसा भी है। तो राजा से फ्रीडम मांगेंगे, इक्वालिटी मांगेंगे, राजा के पास कुछ ना कुछ तो डिमांड करेंगे और राजा को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। तो वो दे एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। और यही जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, वो यूनिटी की बात करते हैं, और जो अरिस्टोक्रेसी के जो प्रिविलेजेस होते थे वो हटाने की बात करें। जैसे चर्च के पास प्रिविलेजेस होती है, वो हटाना चाहिए, राजा के पास प्रिविलेजेस है, वो हटाना चाहिए, इस प्रिविलेजेस को हटाने की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, दे लेटर बिकेम अ फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन। और यही मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो आगे जाके जो भी रेवोल्यूशन, जो भी प्रोटेस्ट होता है, उसका एक बहुत बड़ा फोर्स बनते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अभी लिबरल नेशनलिज्म किसके लिए, क्या मतलब होता है लिबरल नेशनलिज्म का। अभी मिडिल क्लास के लोग हैं, मैंने जैसे बताया कि कुछ ना कुछ सोसाइटी में डिमांड करेंगे, राजा से डिमांड करेंगे, तो एक लिबरलिज्म का कंसेप्ट वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, किसका कंसेप्ट लेके आ रहे हैं? लिबरलिज्म का। अभी लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबर मतलब फ्री, एक फ्रीडम उनको चाहिए। फ्रीडम जो है वो अलग अलग सेंस में उनको चाहिए। अभी लिबर जो है ये एक लैटिन वर्ड है, एक फ्रीडम उसको बोला जाता है। तो फ्रीडम जो होता है वो फ्रीडम अलग अलग सेंस में हो सकता है। यहाँ पे जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो फ्रीडम कौन से दो सेंस में मांग रहे हैं? एक तो उनको इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए और दूसरा उनको पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए। ये दो ही फ्रीडम चाहिए। जो मिडिल क्लास आदमी इससे ज्यादा क्या ही मांगता है? इकोनॉमिक फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम। अभी ये जो फ्रीडम है, ये जो लिबर्टी है, ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो डिमांड करने लग गए, राजा के पास डिमांड करने लग गए, सोसाइटी में प्रोटेस्ट करने लग गए। फॉर द न्यू मिडिल क्लास, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। और उनके लिए ये जो लिबर्टी है, ये फ्रीडम का मतलब और क्या हो जाता है कि उनको एक इंडिविजुअल फ्रीडम भी चाहिए और दूसरा उनको क्या चाहिए? इक्वालिटी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि चर्च है तो उसको अलग से ट्रीटमेंट मिल रही है, राजा है, नोबिलिटी के लोग है तो उसको अलग से ट्रीटमेंट मिल रही है। सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, सबको क्या होना चाहिए? इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात हो रही है, मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम की बात हो रही है। लिबरलिज्म मतलब क्या? फ्रीडम। अभी पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब कैसा कैसा पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए उनको ऐसी सरकार चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट चाहिए जो लोगों के कंसेंट से चले। कंसेंट का क्या मतलब होता है? कंसेंट मतलब परमिशन। कंसेंट मतलब क्या? परमिशन। ठीक है, तो जो लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, हमारा जो देश है, वो गवर्नमेंट से चलना चाहिए। जो गवर्नमेंट जो हमारे मर्जी से चले, हमारे परमिशन से चले। नेक्स्ट है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब क्या? अपनी मनमानी। जो राजा है जो अपनी मनमानी कर रहा है, वो मनमानी बंद होनी चाहिए। और जो क्लरिकल प्रिविलेजेस है, क्लरिकल मतलब क्या? जो चर्च होता है, ये चर्च के जो प्रिविलेजेस है, चर्च टैक्स कलेक्ट करता था, चर्च जो होता था वो कभी भी किसी को अपने काम के लिए बुला सकता था विदाउट रेम्युनरेशन, मतलब विदाउट सैलरी, वो अपने से काम करा सकता था। ये सारे जो प्रिविलेजेस होते थे वो हटाने चाहिए।
इनवायबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है ये इंटैक्ट रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी है, किसी का घर है, वो किसी ने छीनना नहीं चाहिए। ये उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कंसेप्ट चाहिए। जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी दिया था, किसने दिया था? नेपोलियन ने दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, मतलब उनको एक पार्लियामेंट भी चाहिए। लॉ बनाने के लिए एक अलग से बॉडी उनको चाहिए जिससे लॉ बनाया जाए। सब लोगों के कंसेंट से, सब लोगों के डिस्कशन से, नेगोशिएशन से ही लॉ बनना चाहिए। राजा अपने आप अपने मर्जी से लॉ नहीं बनाए। नो वोटिंग राइट फॉर दोज विदाउट प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे जो लिबरल लोग हैं, आज की लिबरल लोग अलग होते थे, ये टाइम के लिबरल लोग अलग रहेंगे, क्योंकि ये वोटिंग राइट किसके लिए मांग रहे हैं? ऐसे वोटिंग राइट, ऐसे लोगों को वोटिंग राइट मिलनी चाहिए जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास पैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनइक्वालिटी ये भी कर रहे हैं, पर इनकी लिबर्टी का एक कंसेप्ट यही है कि उनको क्या चाहिए? वोटिंग राइट किसको नहीं देना है? जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसको वोटिंग राइट नहीं देना, बाकी लोगों को देना। तो आप लोग आगे देखेंगे कि वोटिंग राइट जो होती है वो ओनली मेन विथ प्रॉपर्टी, ऐसे मेन जिनके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो टैक्सेस भरते हैं, उनको ही वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है, तो बाकी के जो वुमेन है, वुमेन की तो बात ही नहीं आती, वुमेन को तो वोटिंग राइट मिलता ही नहीं है। वो बाद में हम देखेंगे कि 1946 1947 में वुमेन को वोटिंग राइट दिया जाता है यूरोप में। ठीक है, यहाँ पे जो मेन है जिनके पास पैसा नहीं, उनको भी वोटिंग राइट नहीं मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। ये जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, ये मिडिल क्लास के लोगों को क्या चाहिए? इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए। मतलब भले ही चर्च का आदमी हो, भले ही राजा हो, नोबिलिटी का आदमी हो, राजा का रिश्तेदार हो, सब लोगों को क्या करना है? इक्वली ट्रीट करना है लॉ के सामने। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिव टू द प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। मतलब जो वोटिंग राइट है वो किसको दिया जा रहा है? ऐसा आदमी, ओनली मैन, यहाँ पे मैन की ही बात हो रही है, ऐसा आदमी जिसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, उसको क्या मिलेगा? वोटिंग राइट मिलेगा, पॉलिटिकल पावर मिलेगा। ठीक है, अभी जो जैकोबिन क्लब का जो गवर्नमेंट आया था, रोबोस्पियर जो उसका प्रेसिडेंट था, तो रोबोस्पियर के टाइम पे सबको वोटिंग राइट दिया गया था, मैन को दिया गया था इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉपर्टी। पर यहाँ पे जो नेपोलियनिक कोड आए थे, तो उसने भी क्या कर दिया? जो इक्वालिटी थी वो रेस्ट्रिक्ट कर दी। वुमेन को जो था, वुमेन को तो वोटिंग राइट कभी नहीं मिलता था, उसको माइनर का स्टेटस मिला गया था। मोनार्की के टाइम पे भी जब जनरल स्टेट का मीटिंग होता था, वुमेन को वहां अलाउड नहीं होता था। अगर वुमेन को भी जो ऊपर गैलरी वहां खड़ा कर दिया जाता था, उनको बात करना अलाउड नहीं था। ठीक है, थ्रू द 19th एंड 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन। और इसके बाद से जो वुमेन है और जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन है, वो अपने वोटिंग के लिए क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं, फाइट करते हैं, उनको भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। अभी दूसरा जो फ्रीडम है उनको क्या चाहिए? जो मिडिल क्लास के लोग हैं, दूसरा फ्रीडम उनको क्या चाहिए? एक इकोनॉमिक फ्रीडम। पहले हमने पॉलिटिकल फ्रीडम देख लिया, अभी इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम में उनको क्या चाहिए? इट स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। मतलब हम किसी भी मार्केट में विदाउट रेस्ट्रिक्शंस हम बिजनेस कर सकते हैं, हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले जो अरिस्टोक्रेसी होते थे, अरिस्टोक्रेसी दूसरे लोगों को अपने बिजनेसेस में आने नहीं देते थे। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए था? यहाँ पे ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको भी बिजनेसेस में एंट्री चाहिए थी, उनको भी खुद बिजनेसमैन बनना था, उनको भी उनके इंडस्ट्रीज शुरू करने थे। तो उनको क्या चाहिए? यहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलिज्म, यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम इनको चाहिए। और यहाँ पे जो स्टेट इंपोज रेस्ट्रिक्शंस होते थे वो भी हटाने चाहिए। मतलब राजा जो होता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी स्टेट रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर इंपोज कर रहा है, वो रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने हटाने चाहिए। और जो मार्केट है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेपोलियन का ये दिया हुआ है कि उसने जो 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन बनाया था। ठीक है, ये 39 स्टेट के कॉन्फेडरेशन में क्या था? हर एक स्टेट में करेंसी अलग थी, हर एक स्टेट में वेट्स मेजर्स अलग थे, और हर एक स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन अलग चलता था। तो उसके इसने अलग अलग 39 स्टेट्स में ये काम किया था। और तो आप लोग देखो कि नेपोलियन को हराने के बाद ये जो कंट्रीज है, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ये कंट्रीज ने कॉन्फेडरेसी इंटैक्ट की रखी थी, इसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं किए थे। ठीक है, सच कंडीशन वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज। और ये भी चीजें हमने जो भी डिस्कस की, ये क्या होता था? ट्रेड और या बिजनेस करने के लिए एक ऑब्स्टेकल होता था, एक रेस्ट्रिक्शन होता था। तो ये रेस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए जो न्यू मिडिल क्लास के लोग हैं, और विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया, इन्होंने क्या शुरू किया? एक ज़ोल्वरिन बनाया। ज़ोल्वरिन मतलब एक कस्टम यूनियन होता था। ये कस्टम यूनियन ने क्या किया था? ये इनिशिएटिव था प्रशिया का 1834 में। इन्होंने जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे, ये क्या कर दिए? हटा दिए। ठीक है, जो करेंसीज होती थी, करेंसीज को 30 से 2 तक कर दिया। मतलब जितनी कम करेंसी होगी उतना क्या होगा? ट्रेड फास्ट होगा। उन्होंने एक रेलवे का नेटवर्क भी प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि आपको अगर बिजनेस करना है, आपको अगर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। रेलवे इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist। और ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जो डिमांड थी, ये सारे लोगों की थी। उसकी वजह से लोगों की एक यूनिटी डेवलप हो गई और एक प्रोटेस्ट डेवलप हो गया, जिसके ऊपर लोगों को एक ग्राउंड मिल गया फाइट करने के लिए। ठीक है, तो हमने दो देखे, एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म और दूसरा है इकोनॉमिक लिबरलिज्म।
ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। अभी कंजर्वेटिव के बारे में देखा था हमने। कंजर्वेटिव मतलब कौन होता है? कंजर्वेटिव मतलब ऐसे लोग जिनको चेंज नहीं चाहिए, नो चेंज इन द सोसाइटी, मतलब जो पुराना जो स्ट्रक्चर चल रहा है वही स्ट्रक्चर में वो खुश है। राजा का स्ट्रक्चर, चर्च का स्ट्रक्चर, राजा नहीं सब कंट्रोल करना चाहिए, चर्च के पास प्रिविलेजेस होने चाहिए, ये मानने वाले कौन थे? कंजर्वेटिव्स थे। अभी कंजर्वेटिव क्या बोल रहे हैं कि दे डोंट लाइक एनी चेंज, दे बिलीव दैट ड्यू टू द प्रेजेंट सोशल कंडीशन देयर इज स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन इन द सोसाइटी। ये कंजर्वेटिव्स का क्या मानना है कि जो सोसाइटी आज बनी हुई है, जो राजा रूल्स रेगुलेशन बना रहा है, जो चर्च जो गाइडलाइंस दे रहा है, चर्च जो कल्चर प्रोटेक्ट करके रख रहा है, इसी से ही सोसाइटी में डिसिप्लिन रह रही है, इसी से ही कल्चर प्रोटेक्टेड रह रहा है। ठीक है। अभी ये जो लोग है ये बिलीव करते थे कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है स्टेट और सोसाइटी में, यही क्या होंगे? यही सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। अभी यही सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब नेपोलियन आने के बाद क्या हुआ था? नेपोलियन ने तो सारे प्रिविलेजेस हटा दिए थे, नेपोलियन ने राइट्स दिए थे लोगों को। नेपोलियन आने के बाद ये कंजर्वेटिव थोड़ा बहुत चेंज हुए थे, ठीक है, पर पूरी तरह से चेंज नहीं हुए थे। उन्होंने बाद में क्या मानना चालू कर दिया? नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए, ये चेंजेस से हम ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को ही वापस स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला था। अभी जो कंजर्वेटिव्स थे उनके अपोजिट में कौन थे? लिबरल्स थे। अभी ये जो लिबरल थे उनका क्या था? उनको चेंज चाहिए, कंजर्वेटिव्स को चेंज नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गए थे? एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। लिबरल्स मतलब जिनको चेंज चाहिए, राजा को हटाना है, और कंजर्वेटिव मतलब क्या? जिनको चेंज नहीं चाहिए। ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं द बैटल ऑफ वाटरलू की। अभी ये जो बैटल ऑफ वाटरलू है 1815 में, नेपोलियन को यहाँ पे हराया जाता है। नेपोलियन जो है, जो कभी वॉर हारता नहीं था, या उसका डोमिनेंस यूरोप में बहुत ज्यादा हो गया था, अलग जो जितने भी राजा एम्पायर्स एग्जिस्ट करते थे वो सब नेपोलियन से डरते थे। बट फाइनली 1815 में ये जो कंट्रीज है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ये किसको हरा देते हैं? नेपोलियन को हरा देते हैं। अभी नेपोलियन को हराने के बाद एक ट्रीटी साइन की जाती है, उसको ट्रीटी ऑफ वियना बोला जाता है। क्या है? ट्रीटी ऑफ वियना। ये ट्रीटी कब साइन हुई है? 1815 में। अभी ये ट्रीटी साइन हुई है वियना में, ठीक है, यूरोप में एक जगह है, 1815 में साइन हुई है। और कौन से मेंबर कंट्रीज है यहाँ पे जिन्होंने नेपोलियन को हराया है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया। अभी ये जितने भी कंट्रीज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मोनार्की एग्जिस्ट करती थी। क्या था? मोनार्की एग्जिस्ट करती थी, राजा एग्जिस्ट करता था। अभी ये सारे मोनार्की कंट्रीज ने नेपोलियन को हराया था, ठीक है, नेपोलियन को हराया। नेपोलियन ने जो भी फैसिलिटीज उनको दी थी, जो भी बेनिफिट्स उनको नेपोलियन से मिल रहे थे, इक्वालिटी हो गया, प्रिविलेजेस हटा दिए थे, ये लोग उसको क्या करेंगे? वापस रिस्टोर करेंगे। ठीक है। हु होस्टेड द, अभी किसने होस्ट किया था ये मीटिंग को, या ये ट्रीटी किसके डायरेक्शन के अंडर में हुई थी? ड्यूक मेटरनिच के। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, ड्यूक मेटरनिच। ठीक है। आप अगर कोई एग्रीमेंट साइन करते हो तो एक तीसरा आदमी होता है, ठीक है। तो ये क्या था? एक होस्ट था। अभी यहाँ पे उन्होंने ये जो ट्रीटी साइन की, वो क्या करने वाले हैं? जो कंजर्वेटिज्म है, जो पुराना राजा का जो थर्ड पार्ट था, वो वापस फ्रांस में क्या करने वाले हैं? री इंट्रोड्यूस करने वाले। तो ये जो ट्रीटी ऑफ वियना है, ट्रीटी ऑफ वियना में की वजह से क्या क्या चेंजेस आए, इसका क्वेश्चन हर बार होता है, ये याद कर लेना। ठीक है। व्हाट वर द चेंजेस ब्रॉट बाय द ट्रीटी ऑफ वियना? अभी क्या क्या है? पहला चेंज क्या है? उन्होंने बर्बन डायनेस्टी, जो नेपोलियन आने से पहले जो डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी, बर्बन डायनेस्टी, उसको वापस रिस्टोर कर दिया। ठीक है। रिस्टोर करने के बाद फ्रांस के वजह से, फ्रांस ने जितने भी टेरिटरीज को एक्वायर किया था, वो सारे टेरिटरीज फ्रांस से छीन लिए गए थे। नेपोलियन जो भी टेरिटरीज एक्वायर करते जा रहा था, नेपोलियन ने जो भी टेरिटरीज जीते थे, वो टेरिटरीज वापस वो कंट्रीज के राजा को दे दिए गए थे। फ्रांस को अलग अलग बाउंड्रीज से क्या किया गया था? बॉर्डर किया गया था। मतलब फ्रांस जो है फ्यूचर में कभी और एक्सपांशन उसके टेरिटरी का नहीं कर पाए। ठीक है। वहां पे जो बेल्जियम था, बेल्जियम जो था वो नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया था, जो जियोना जो था वो साउथ में पिडमोंट में सेटअप कर दिया था। ठीक है। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना। जो प्रशिया जो था, ये प्रशिया को एक एरिया दे दिया गया था, टेरिटरीज दे दिए गए थे, उसको क्या बोला जा रहा है? फ्रंट वेस्टर्न फ्रंटियर्स। ठीक है। जो ऑस्ट्रिया जो था, उसको नॉर्दर्न इटली का पोर्शन दिया जा रहा है। अभी जिन्होंने वॉर में नेपोलियन को हराया, वो ऑब्वियसली रिटर्न में कुछ ना कुछ लेंगे, उनके आर्मी में का नुकसान हुआ, उनके पैसे गए, तो कुछ ना कुछ उसमें से वसूल करेंगे। तो वो टेरिटरीज छीन रहे, किससे? फ्रांस से। जर्मन कॉन्फेडरेशन जो था, मैंने जैसे बताया, जो 39 स्टेट्स का जो कॉन्फेडरेशन था, उसको इंटैक्ट रह गया, उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किए। रशिया जो था, रशिया को जो पोलैंड है उसका पार्ट कुछ दिया गया था। जो प्रशिया है उसको सैक्सोनी का जो एरिया है वो दिया गया था। तो ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से जो जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है। अभी यहाँ पे जो पावर है फ्रांस में, वो किसके पास है? फ्रांस में जो पावर है, ये फ्रांस में जो पावर किसके पास आ रही है? फ्रांस में पावर आ रही है कंजर्वेटिव्स के पास। कंजर्वेटिव मतलब ऐसे लोग जिनको चेंज नहीं चाहिए।
अभी फ्रांस में जो पावर है, कंजर्वेटिव बर्बन डायनेस्टी वापस सेटअप हो गई, राजा महाराजा आ गया है वापस, चर्च के पास भी पावर है, तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और कंजर्वेटिव के दुश्मन कौन है? लिबरल। लिबरल मतलब क्या? जिनको चेंज चाहिए। तो अभी झगड़ा सोसाइटी में ये दो लोगों के बीच में होगा, एक कंजर्वेटिव और लिबरल। अभी कंजर्वेटिव लोगों के पास गवर्नमेंट है, उनके पास आर्मी है, उनका राजा कंजर्वेटिव, ये सारी चीजें। अभी ये किसको दबाने की कोशिश करेंगे? लिबरल्स को दबाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एज कंजर्वेटिव्स गॉट गवर्नमेंट इन देयर हैंड दे बिकम ऑटोक्रेटिक। अभी जैसे कंजर्वेटिव लोगों के पास गवर्नमेंट आ गई, पावर आ गई, वो अपनी मनमानी करना शुरू हो गए। अपनी मनमानी मतलब ये जो लिबरल लोग हैं उनके प्रोटेस्ट को बंद कर देंगे, उनको कोई चेंज नहीं चाहिए, राजा को हटाने नहीं देंगे, उनको सप्रेस करने की कोशिश ये करेंगे। क्या बन गए वो? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब क्या? अपने मनमानी करने वाला। ठीक है, सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी, अगर कोई गवर्नमेंट के राजा के अगेंस्ट में कोई खिलाफ कुछ बोल रहा है, कोई न्यूज़पेपर में छाप रहा है, तो ये सारी चीजों को क्या करते थे? डिस्कार्ड कर देते, बैन कर देते थे। और सेंसरशिप उन्होंने इंपोज कर दिया था। सेंसरशिप मतलब बताया था मैंने कि कोई राजा के अगेंस्ट में गलत नहीं बोल सकता, कंजर्वेटिव लोगों के अगेंस्ट में कोई गलत नहीं बोल सकता, ये अलाउड ही नहीं रहेगा, कोई किसी इसको क्रिटिसाइज ही नहीं करेगा। दिस स्टार्टेड सप्रेसिंग लिबरल्स, और उन्होंने जो मेन काम था वो क्या करना चालू कर दिया? जो लिबरल्स है, उनके जो दुश्मन है, उनको सप्रेस करना उन्होंने चालू कर दिया। ठीक है, तो ये जो लिबरल लोग है वो क्या करेंगे? अभी वो लिबरल लोग डर जाएंगे। ठीक है, और डर के वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, क्योंकि अभी बाहर जो कंजर्वेटिव्स है, एक तो वो जेल में डाल देंगे, नहीं तो मार देंगे। ठीक है, तो वो अंडरग्राउंड होने लगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी नेक्स्ट है रेवोल्यूशनरीज। अभी जो लिबरल लोगों की हम बात करें कि जो भी लिबरल लोग हैं, ये लिबरल लोग अभी डर रहे थे। किससे डर रहे थे? कंजर्वेटिव से डर रहे थे, क्योंकि कंजर्वेटिव के पास आर्मी है, कंजर्वेटिव के पास गवर्नमेंट है पूरा। ठीक है, और वो ऑटोक्रेटिक बिहेव कर रहे थे, अपनी ही मनमानी कर रहे थे। तो ये लिबरल लोग जो थे वो किसके दुश्मन थे? कंजर्वेटिव्स के। तो एक ही रात में ये लोग क्या बन गए? रेवोल्यूशनरीज बन गए। किसके दुश्मन थे ये? कंजर्वेटिव्स के दुश्मन थे, इसलिए एक ही रात में रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज मतलब क्या? ऐसे लोग जो सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं, इनको रेवोल्यूशनरीज बोला जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि रेवोल्यूशनरीज व लिबरल नेशनलिस्ट। ये जो रेवोल्यूशनरीज है ये क्या है? यही लिबरल लोग है, यही एजुकेटेड लोग है, जिनको क्या चाहिए? जिनको चेंज चाहिए। उनको राजा को हटाना है, अरिस्टोक्रेसी प्रिविलेजेस को हटाना है, एक फ्रीडम वापस लेके आना है। ठीक है, दे बिकेम द रेवोल्यूशनरी इन वन नाइट। और यही जो लिबरल लोग हैं उनको रेवोल्यूशनरी का टैग अपने आप मिल गया एक ही रात में। व्हाई? बिकॉज दे वर द एनिमी ऑफ कंजर्वेटिव्स। ठीक है, दिस लिबरल्स बिकेम द रेवोल्यूशनरी विद द मोटिव टू ओवरथ्रो द मोनार्की। अभी उनका जो एम इंटेंशन है वो क्या रहेगा? जो राजा है उसकी गद्दी को हटाना या राजा को हटाना, वापस डेमोक्रेसी या फ्रीडम लेके आना। आफ्टर 1815 फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रिव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। और ये जो लिबरल लोग थे इनको बाहर टारगेट किया जा रहा था, इनकी जो प्रोटेस्ट थी उसको सप्रेस किया जा रहा था। तो ये डर के मारे क्या करने लग गए? अंडरग्राउंड होने लग गए। और अंडरग्राउंड होने के बाद उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू कर दिया। अब ये जो सीक्रेट सोसाइटीज है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? वो प्रोटेस्ट तो करेंगे, एक्टिविटीज राजा के अगेंस्ट में तो करेंगे, पर छुप छुप के करेंगे। अभी उनका मोटिव क्या रहेगा? टू फाइट फॉर द फ्रीडम एंड लिबर्टी। उनको फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए। दूसरा, दे विल अपोज द ऑटोक्रेटिक रिजिम, मतलब कंजर्वेटिव्स को अपोज करेंगे, राजा उसके प्रैक्टिसेस को अपोज करेंगे, राजा जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है उसको क्या करेंगे? अपोज करेंगे, सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करके। और उसमें सबसे पहला जो रेवोल्यूशनरी है उसका नाम है गुसेप माज़िनी। अभी गुसेप माज़िनी जो है ये यूरोप का है, और गुसेप माज़िनी का जो अगर इंडियन किसी फ्रीडम फाइटर के साथ अगर उसका कंपैरिजन होता है तो वो है भगत सिंह। भगत सिंह जो है वो इंडिया का जो यूथ है, इंडिया के यूथ को वो क्या करता था? इंडिया के यूथ को मोटिवेट करता था। ठीक है, इंडिया के यूथ उससे सबसे ज्यादा मोटिवेट होते। इन द सेम सेंस जो गुसेप माज़िनी है वो यूरोप के यूथ को मोटिवेट करता था। उसके जो स्पीचेस होते थे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते थे, वो एक एनर्जी यूथ में क्रिएट कर देता था। ठीक है, ऐसे स्पीचेस उसके होते थे। इटालियन रेवोल्यूशनरी बॉर्न इन जियोना 1807। अभी गुसेप माज़िनी जो है ये इटालियन रेवोल्यूशनरी है, इटली का है, जियोना में उसका जन्म हुआ 1807 में। ये जो सोसाइटी है कार्बोनेरियम उसका मेंबर था। उसने खुद दो अलग सीक्रेट सोसाइटीज बनाई है, जो है यंग इटलियन मार्शलीज जो कि फ्रांस में है, और यंग यूरोपियन बर्न जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, he believed that God has intended nations to be the natural units of mankind। इसका क्या मानना था कि जो भगवान है, ये जो भगवान है वो क्या कर रहे हैं? उनका ही एक इंटेंशन है कि एक देश बन के लोगों ने रहना चाहिए, और एक फैटर्निटी, एक भाईचारा, एक फ्रेंडशिप लोगों में होनी चाहिए। माज़िनी रिलेटेड अपोजिशन टू मोनार्की।
एंड इज विजन टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। और कंजर्वेटिव सबसे ज्यादा जो डरते थे वो गुसेप माजिनी से डरते थे, क्योंकि इसके स्पीचेस ऐसे होते थे कि जो यूथ है, जो जवान है, वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते थे। तो कंजर्वेटिव्स को सबसे ज्यादा जो डर लगता था वो गुसेप माजिनी से लगता था, क्योंकि यही चेंज लाने के लिए सबसे बड़ा एलिमेंट हो सकता था। मेटरनिच जो है, ड्यूक मेटरनिच के बारे में हमने देखा, जो ट्रीटी ऑफ वियना जो है उसको होस्ट कर रहा है। ये ड्यूक मेटरनिच जो है वो एक स्टेटमेंट देता है, वो 2 स्टेटमेंट देता है, उसमें से ये एक है। वो गुसेप माजिनी के लिए क्या स्टेटमेंट देता है? गुसेप माजिनी द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द करंट सोशल ऑर्डर, मतलब आज का जो सोशल ऑर्डर चल रहा है उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? गुसेप माजिनी है। ठीक है। फॉलोइंग इज मॉडल ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। और इसका ही एक मॉडल फॉलो करके जैसे ये सीक्रेट सोसाइटीज फॉलो बनाता था, तो उसका ही मॉडल जो होता था वो अलग अलग कंट्रीज में रेप्लिकेट होता था, अलग अलग जगह पे वो क्या होता था? रेप्लिकेट होता था। अभी नेक्स्ट है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। अभी एज ऑफ रेवोल्यूशन मतलब क्या? जो रेवोल्यूशनरीज है उन्होंने अलग अलग एरियाज में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, उनके न्यूज़पेपर्स आते थे, उनके प्रोटेस्ट होते थे, तो उन्होंने लोगों में भी चेंजेस लाना शुरू कर दिया कि रेवोल्यूशन क्यों करना चाहिए, राजा लोगों को तकलीफ कैसे दे रहा है। तो लोगों का जो चेंज है उन्होंने उन लोगों में चेंज लाना शुरू कर दिया, और वही जो चेंज है वो रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट होने लग गए। और ऐसे रेवोल्यूशन जो होते थे ये अभी यूरोप की सोसाइटी में दिखने लग गए। अभी 1830 से 1848 तक 3 रेवोल्यूशन हुए। ठीक है, 3 रेवोल्यूशन हम देखेंगे कि एक जो है ग्रीस रेवोल्यूशन भी है, तो क्या होता है, इसे 3 अलग है। अभी उसके पहले देखते हैं कि जो 2 ग्रुप है सोसाइटी में, एक कंजर्वेटिव्स का ग्रुप है और एक लिबरल का ग्रुप है। कंजर्वेटिव मतलब क्या? ऐसे कंजर्वेटिव मतलब जिनको चेंज नहीं चाहिए, और लिबरल मतलब क्या? जिनको चेंज चाहिए, राजा को उनको क्या करना है? हटाना है, टू बैन मोनार्की। मोनार्की को क्या करना है? उनको हटाना है। तो इसी दौरान जब लोगों का जो गुस्सा बढ़ जाता है, लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये प्रोटेस्ट करने में ये 3 रेवोल्यूशन हो जाते हैं, द ग्रीस रेवोल्यूशन, जुलाई रेवोल्यूशन और बेल्जियम रेवोल्यूशन। ठीक है। अभी ये रेवोल्यूशनरीज कौन है? मैंने जैसे बताया था, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जिनके पास एजुकेशन भी है, थोड़ा बहुत पैसा भी है। और ये जो बिजनेस के जो मिडिल बिजनेसमैन होते थे छोटे मोटे, ये भी इसमें इंक्लूडेड थे, ये भी रेवोल्यूशनरी की तरह काम करते थे। अभी पहला जो रेवोल्यूशन था, ये फर्स्ट अपहीवल, इसको जुलाई 1830 जुलाई रेवोल्यूशन भी बोला था, जो फ्रांस में हुआ। फ्रांस में जो लुइस फिलिप था उसको हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया, और यहाँ पे जो फ्रांस था ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब यहाँ पे राजा भी एग्जिस्ट करेगा और राजा को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा, जो कि एक रूल बुक है। क्या है? एक रूल बुक है। ठीक है, एक रूल बुक राजा को फॉलो करना पड़ेगा। अभी राजा यहाँ मनमानी नहीं कर सकता। ये रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, राजा को डिथ्रोन तो नहीं कर दिया, पर राजा को हेड बना दिया, और राजा के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन है, पर पावर किसके पास है? यहाँ पे लोगों के पास है। अभी दूसरा जो रेवोल्यूशन हुआ वो ब्रसेल्स रेवोल्यूशन है। वो कब है? 1831 में हुआ। 1831 में जो यूनाइटेड किंगडम था उसने बेल्जियम पे कब्जा किया था, तो बेल्जियम भी यूनाइटेड किंगडम से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। बेल्जियम एक अलग से एक कंट्री बनता है, और यहाँ पे बेल्जियम को भी एक इंडिपेंडेंस मिलता है एक रेवोल्यूशन के बाद। यहाँ पे 1831 में हुआ था बेल्जियम का। अभी लास्ट है ग्रीस का। ग्रीस का जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी ग्रीस जो है ये सबसे पुराना कल्चर है। आप लोग देखोगे सबसे ओल्डेस्ट कल्चर में आ जाता है ये ग्रीस का कल्चर, और आप बहुत सारे वर्ड्स भी देखोगे, पुराने जो वर्ड्स होते हैं वो ग्रीस से, ग्रीक ऐसे होते हैं। यहाँ पे जो ग्रीस है, यहाँ पे जो एम्पायर रूल करता था वो ऑटोमन एम्पायर था। अभी ये जो ऑटोमन एम्पायर है ये एक मुस्लिम एम्पायर है। ठीक है, ये अपने रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे लगा देते थे, और ग्रीस जो था ये सबसे पुराना कल्चर है, तो उनका कल्चर खत्म करने की वो कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे एक रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है, कहाँ पे? ग्रीस में। और ये रेवोल्यूशन शुरू कब होता है? 1821 से। तो ग्रीस को भी इंडिपेंडेंस देना था, और ये जो ग्रीस है, लोगों पूरी दुनिया की जो सिंपैथी थी वो ग्रीस के ऊपर होती थी। क्यों ग्रीस पे होती थी? क्योंकि इनका सबसे पुराना कल्चर है, तो उनके जितने भी ग्रीक के लोग जो यूरोप से बाहर रहते थे उनको वहां से सपोर्ट मिलता था कि ग्रीस को भी इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, वो भी क्या करते थे? उन्होंने भी ये ग्रीस इंडिपेंडेंस में बहुत सारी मदद की। जैसे कि ये लॉर्ड बायरन जो है उसने भी पैसे से और बहुत सारी मदद ग्रीस के इंडिपेंडेंस में की थी। अब ये जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, ये क्या बोलते थे? ग्रीस को क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला जाता था। ग्रीस को जो है वो क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला जाता है। और यहाँ पे जो सारे प्रोटेस्ट होने के बाद अलग अलग लोगों ने, यूरोप के सारे लोगों ने ये ग्रीस के इंडिपेंडेंस में मदद की। यूरोप से बाहर के भी लोगों ने, जो ग्रीस के ही थे, जो ग्रीस से बाहर रहते थे, वो लोगों ने भी मदद की। और एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर द प्रोटेस्ट, रेवोल्यूशनरीज की हेल्प से ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है। एंड विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ग्रीस को क्या मिल जाता है? एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है, वो उसको फ्रीडम मिल जाता है। ठीक है, तो ये किसकी कहानी थी? ग्रीस की, इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस। ये लॉर्ड बायरन देख सकते हो, लास्ट ये बीमारी की वजह से मर जाता है। लॉर्ड बायरन है जो
ग्रीस की इंडिपेंडेंस में उसने बहुत मदद की थी। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये जो चैप्टर है पार्ट 1 मैंने इसका खत्म किया है, पार्ट 2 ही जल्द मैं इसको रिलीज करूंगा, सेकेंड पार्ट को भी। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।